दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से चैनल के पुराने सभी वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया गया है और अब जो भी नया वीडियो आएगा उसे भी एक दिन बाद अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसलिए पुराने सभी वीडियो देखने के लिए मैं यूट्यूब की पोस्ट में लिंक दूंगा। आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। घर के लिए चुनौती। आचार्य माधवन से विदा लेने के बाद आचार्य नवीन आकर्ष को लेकर आश्रम के उस स्थान की तरफ रवाना हो गए जहां पर आकर्ष शिष्य सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता था। रास्ते में आगे बढ़ते हुए आचार्य नवीन आकर्ष को आश्रम के बारे में सामान्य जानकारी देने लगे। आश्रम में नियम तोड़ना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, इसलिए कोशिश करना कि गलती से भी तुम किसी नियम का उल्लंघन ना करो। और हाँ, आश्रम के भीतर शिष्यों का आसमानी रास्ते से जाना माना है। जब तक तुम्हारे साथ कोई आचार्य ना हो, आसमानी रास्ते से जाने की कोशिश भी मत करना। वैसे तो नए छात्रों को कठोर सजा नहीं मिलती, लेकिन गलती करनी ही क्यों है? तुम समझ रहे हो ना? आचार्य नवीन ने कहा। आकर्ष ने सिर हिलाया। लगता है तुम्हें बोलना ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा है, जितना कम बोलोगे परेशानियां उतनी ही कम होगी, आचार्य नवीन ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद वह आकर्ष को बाकी जगह दिखाने लगे। चलते हुए वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर सभी शिष्यों के रहने की व्यवस्था की गई थी। आश्रम के लोग इस जगह को शिष्यशाला कहते थे। वह वाली जगह और वह वाली जगह, वह दोनों जगह प्रथम स्तरीय छात्रों और द्वितीय स्तरीय छात्रों के लिए है। आचार्य नवीन ने सामने बने भवनों की ओर इशारा करते हुए कहा। अलग अलग स्तर के छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था भी अलग अलग की गई थी। उन सारी इमारतों के बारे में एक एक करके बताने के बाद आचार्य नवीन ने आकर्ष से कहा, पहले तुम्हारा नाम शिष्य सूची में दर्ज करवाते हैं। उसके बाद तुम यहाँ की 10 स्तरीय शिष्यशाला में रुक सकते हो। आश्रम में शिष्यों के ऊर्जा स्तर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर तुम्हारे पास अच्छी प्रतिभा होती है तो तुम्हें सारे संसाधन आसानी से मिल जाएंगे। आश्रम में कुछ ऐसी जगहें भी है जहां पर तुम अपने सिद्धांतों की साधना कर सकते हो, लेकिन वहां पर स्थान हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। ज्यादातर समय ताकतवर शिष्य ही वहां पर रहते हैं। तो अगर तुम्हें वहां पर जाना है तो अपनी ताकत पहले साबित करनी होगी। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों थोड़ी ही देर में आश्रम के कार्यालय में पहुंच गए जहां पर आचार्य नवीन की मदद से आकर्ष का नाम तुरंत ही शिष्य सूची में दर्ज कर लिया गया। अब क्योंकि आकर्ष ने 10 स्तरीय छात्र की परीक्षा दी थी, तो उसे एक खास टोकन भी दिया गया जिस पर 10 तारे बने हुए थे। यह उसके 10 स्तरीय छात्र होने की निशानी थी। आश्रम में प्रत्येक स्तर के छात्र और शिक्षकों के लिए रहने की व्यवस्था आसपास की गई है। 10 स्तरीय छात्रों की शिष्यशाला और शिक्षकों के निवास स्थान बिल्कुल करीब है। वहां पर एक खास प्रकार का देवजाल भी बनाया गया जो आसपास की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसकी मदद से तुम अपनी ऊर्जा स्तर में जल्दी वृद्धि कर सकते हो। इसके अलावा आश्रम समय समय पर सभी छात्रों को दिव्य पत्थर भी देता है, जिनके लिए यह दिव्य पत्थर पर्याप्त नहीं होते। वो आश्रम के द्वारा जारी किए गए कार्यों को पूरा कर सकते हैं और अतिरिक्त दिव्य पत्थर हासिल कर सकते हैं। इन सब के अलावा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को भी अच्छे पुरस्कार मिलते हैं, जिनमें दिव्य गोलियां, दिव्य फल और देव अस्त्र शामिल है। आचार्य नवीन ने कहा। उनकी बातें सुनने के बाद आकर्ष को आश्रम के 10 स्तरीय शिष्यों के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल गई। हम पहुंच गए। घने कोहरे से गुजरने के बाद आकर्ष
के सामने एक विशाल क्षेत्र दिखाई दिया, जहां जगह जगह घर बने हुए थे। बीच में 5 बड़े और भव्य घर थे, जिनके चारों ओर गोलाकार परतों में बाकी घर बने थे। जितना बाहर जाओ, घरों की संख्या उतनी बढ़ती जाती थी। साफ था कि यही 10 स्तरीय शिष्यों की शिष्यशाला थी। जो घर एकदम केंद्र में स्थित है, वह आश्रम के आचार्यों के लिए है। उनके चारों तरफ बने 75 घर 10 स्तरीय छात्रों के लिए हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, जो घर केंद्र में स्थित है, वहां पर दिव्य ऊर्जा सबसे ज्यादा मात्रा में है, और जो घर केंद्र से जितना दूर स्थित है, वहां की दिव्य ऊर्जा उतनी ही ज्यादा कमजोर है। आश्रम में घर 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले सामान्य, उसके बाद निम्न स्तर, फिर मध्य स्तर और सबसे आखिर में उच्च स्तर। जो छात्र जिस प्रकार के घर में रहता है, उसी हिसाब से उन्हें दिव्य पत्थर मिलते हैं, और यह इसलिए किया गया है ताकि हर छात्र अपनी तरफ से मेहनत करें और अच्छा से अच्छा घर हासिल करने का प्रयास करता रहे। आचार्य नवीन ने सामने मौजूद सभी घरों की तरफ इशारा करते हुए आकर्ष से कहा। घरों की ऐसी संरचनाओं आकर्ष के लिए कोई नई नहीं थी। इससे पहले वो कई बड़े गुरुकुलों में रह चुका था और वहां पर भी ऐसी ही संरचनाएं देखने को मिली थी। वैसे तो सभी छात्रों को बराबर का अधिकार मिलता है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके परिवार काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अपनी इसी पहचान का फायदा उठाकर यह छात्र बाकी प्रतिभाशाली छात्रों को परेशान करते हैं और उनसे उनके अच्छे घर छीन लेते हैं। बहुत समय पहले कुछ छात्रों ने इन बड़े परिवार के लोगों का विरोध करने की कोशिश की थी, जिसके कारण बाद में जब वह मौर्य गुरुकुल में पहुंचे, तो इन बड़े परिवार के शिष्यों ने उनका जीना हराम कर दिया। तब से लेकर अब तक किसी भी नए शिष्य ने इन बड़े परिवार के लोगों को दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं की, आचार्य नवीन ने कहा। तो फिर आश्रम के उच्च अधिकारी इसको लेकर कुछ करते क्यों नहीं, आकर्ष ने पूछा। 20 साल पहले प्रमुख आचार्य ने घोषणा की थी कि अगर कोई भी छात्र किसी दूसरे छात्र के घर पर जबरदस्ती कब्जा करता है, तो दूसरा छात्र आकर तुरंत उनके पास शिकायत करें। लेकिन छात्र बड़े परिवार के सदस्यों से इतना ज्यादा डरते हैं कि आज तक किसी ने शिकायत ही नहीं की। ऊपर से जो नए छात्र आ रहे हैं, वो भी इतने कमजोर दिल के हैं कि विरोध करने की हिम्मत ही नहीं करते, आचार्य नवीन ने जवाब दिया। यह सुनते ही आकर्ष को कुछ बातें समझ में आने लगी। उसे यह जानकारी जानबूझकर दी जा रही थी ताकि वह इस खेल में उतरे और शिष्यों के बीच हलचल पैदा करें। यहाँ पर 5 उच्च श्रेणी के घर हैं, 10 मध्य श्रेणी के घर हैं और 20 निम्न श्रेणी के घर है। फिलहाल के लिए सभी किसी न किसी छात्र के अधीन हैं। आश्रम में अभी के समय कुल 37 10 स्तरीय छात्र हैं, जिनमें से 2 सामान्य श्रेणी के घरों में रह रहे हैं। अब क्योंकि तुम आज ही आश्रम में शामिल हुए हो, तो शुरुआत में तुम्हें भी एक सामान्य घर ही मिलेगा। बाद में तुम चाहो तो आश्रम को सूचना देकर किसी निम्न या फिर मध्य श्रेणी के घर के लिए घर के मालिक को चुनौती दे सकते हो। चुनौती देने के बाद घर के मालिक के पास चुनौती को स्वीकार करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अगर इतने समय में घर का मालिक चुनौती स्वीकार नहीं करता है, तो वह घर अपने आप तुम्हें दे दिया जाएगा, आचार्य नवीन ने कहा। यह जानकारी भी आकर्ष के लिए कुछ नई नहीं थी। ऐसा भी बहुत से गुरुकुल में होता था। अगर मुझे किसी छात्र को चुनौती देनी हो तो आश्रम में कहा सूचना देनी होगी, आकर्ष ने पूछा। वो इमारत देख रहे हो, आचार्य नवीन ने शिष्यशाला के बाहर मौजूद एक इमारत की ओर इशारा किया और फिर आगे कहा।
10 स्तरीय शिष्य अपनी हर परेशानी का हल वहां पर पा सकते हैं। चाहे तुम्हें किसी को चुनौती देनी हो, दिव्य पत्थर लेने हो या फिर अपना पुरस्कार लेना हो, सब कुछ वहीं पर मिल जाएगा। बस तुम्हें अपना टोकन वहां पर दिखाना होगा। सच कहूं तो बड़े भाई माधवन के बताने के बाद मैं भी यही चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द एक उच्च श्रेणी का घर हासिल कर लो। अगर इस दौरान कोई तुम्हें परेशान करता है या अपने परिवार के नाम पर तुम्हें डराने की कोशिश करता है, तो तुम प्रमुख आचार्य से शिकायत कर सकते हो। चिंता मत करो, प्रमुख आचार्य अपने शब्दों के बिल्कुल पक्के हैं। आचार्य नवीन के शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट था कि वह आकर्ष को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। लेकिन आकर्ष कोई मूर्ख नहीं था कि बस कुछ शब्द सुनकर ऐसे ही किसी से लड़ने चला जाए। यह तो उसे भी पता था कि प्रमुख आचार्य कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, जब तक उन्हें कोई पक्का सबूत न मिले तब तक वह किसी भी शिष्य के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा सकते थे। आचार्य नवीन आकर्ष को काम की सारी जानकारी देने के बाद वहां से चले गए, पर जाने से पहले उन्होंने आकर्ष को उसका घर दिखा दिया। जब आकर्ष ने अपने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। घर की हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वह घर काफी समय से खाली पड़ा था। आकर्ष ने अपना हाथ उठाया और अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग किया। उसके एक इशारे के साथ ही पूरा घर बिल्कुल साफ हो गया। जैसे ही वह अपने घर का दरवाजा बंद करने वाला था, तभी एक आवाज हवा में गूंजी, क्या तुम नए छात्र हो? अगले ही पल एक व्यक्ति उसके घर के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। उसके सीने पर भी एक टोकन लगा हुआ था जिस पर 10 तारे बने हुए थे। साफ था कि वह भी मौर्यशिला आश्रम का 10 स्तरीय शिष्य था। यह शिष्य एक साधारण और ईमानदार दिखने वाला युवक था, जिसकी कदकाठी बिल्कुल सामान्य थी। वह थोड़ा डरपोक सा लग रहा था। तुम भी एक 10 स्तरीय छात्र हो? यह तो कमाल हो गया। 30 साल बाद आज जाकर कोई 10 स्तरीय छात्र आश्रम में शामिल हुआ है। युवक ने पहले ध्यान से आकर्ष के टोकन को देखा और फिर उत्साहित होते हुए कहा, मेरा नाम आकर्ष है। और तुम्हारा? आकर्ष ने उस युवक को अपना परिचय दिया और साथ में उससे उसका नाम भी पूछा। असल में आकर्ष के मन में अभी भी आचार्य नवीन से पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह जानता था कि आचार्य नवीन के पास और भी काम होंगे। थोड़ा सोचने के बाद उसने तय किया कि वह बाद में दूसरे छात्रों से जानकारी ले लेगा। अब जब खुद एक छात्र उसके दरवाजे पर आ गया था, तो वह यह मौका अपने हाथों से कैसे जाने देता। मेरा नाम नीरज है, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा और घर के भीतर आ गया। नीरज काफी शांत स्वभाव का और मिलनसार व्यक्ति था, जिस कारण से दोनों के बीच दोस्ती होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण उसने आकर्ष को वह सारी जानकारी दे दी जो उसके पास थी। नीरज ने उसे यह तक बता दिया कि कौन कौन से 10 स्तरीय छात्र निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी के घरों में रहते हैं। वैसे तो उच्च श्रेणी के घरों में भी 5-10 स्तरीय छात्र रहते थे, लेकिन बाकी छात्र उनको ज्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वह लोग अपनी ताकत के बल पर नहीं बल्कि अपने परिवार के पहचान के बल पर उन घरों में रह रहे थे। 5 में से 4 शिष्य पद्मगढ़ शहर के 4 बड़ी शक्तियों के सदस्य थे। वहीं पर 5वां शिष्य दूसरे शहर की एक बड़ी ताकत का सीधा वंशज था। इन 5 की ताकत मध्य श्रेणी के घरों में रहने वाले कई शिष्यों से भी कम थी, पर क्योंकि इनके पीछे बड़ी ताकतें थी, इस वजह से कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। और तुम्हारा घर किस श्रेणी का है? आकर्ष ने नीरज से पूछा।
यह सवाल सुनकर नीरज के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, तुम्हारी तरह मैं भी सामान्य श्रेणी के घर में रहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पहचान की वजह से बाकी लोगों को चुनौती नहीं देता। सच्चाई तो यह है कि मैं प्रतिभा के मामले में भी बाकियों से थोड़ा पीछे हूं। पहले मैं नवस्तरीय छात्र था, पर तुम्हारे आने से कुछ वर्ष पहले ही मुझे 10 स्तरीय छात्र की परीक्षा देनी पड़ी। मेरी उम्र इस साल 2800 वर्ष हो जाएगी। इसलिए सामान्य घर में रहने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भले ही नीरज यहां पर अपनी कमजोरी बता रहा था, लेकिन आकर्ष ने इसके लिए उसका मजाक नहीं बनाया। उसके लिए यह ज्यादा बड़ी बात थी कि नीरज उस पर विश्वास करके अपनी सच्चाई बता रहा था। धन्यवाद, तुमने आज मेरे कई सवालों का जवाब दे दिया। अब समय आ गया है कि मैं भी जाकर थोड़ी मेहनत करूं, आकर्ष ने कहा और फिर अपने स्थान से खड़े होकर बाहर की ओर देखने लगा। क्या तुम कहीं जा रहे हो? नीरज ने पूछा। मैं किसी को चुनौती देने जा रहा हूं, आकर्ष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके लिए सबसे जरूरी अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाना था और इसके लिए जरूरी था एक अच्छी श्रेणी का घर हासिल करना। उसका जवाब सुनकर नीरज स्तब्ध रह गया। वह सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम अभी निम्न श्रेणी के किसी घर के मालिक को चुनौती देने वाले हो? इरादा तो कुछ ऐसा ही है, पर मुझे पूरी प्रक्रिया पता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि मुझे कहां पर जाकर किसको इस बारे में सूचित करना है, आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर नीरज फिर से कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वह कुछ सोचने लगा था। कुछ देर के बाद वह अपने स्थान से खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूं। दिवेश को चुनौती। 10 स्तरीय छात्र विभाग। यह वो इमारत थी जहां पर 10 स्तरीय छात्रों से जुड़े सारे काम देखे जाते थे। वहां पर हर समय कोई ना कोई आचार्य मौजूद रहता था। आकर्ष क्योंकि 10 स्तरीय छात्र था और उसे दूसरे छात्र को चुनौती देनी थी, इसलिए नीरज उसे लेकर 10 स्तरीय छात्र विभाग की इमारत में आ गया। सामने काउंटर के पीछे एक मध्य अवस्था का आदमी बैठा था। वैसे तो कई छात्र हैं जिनको चुनौती दी जा सकती है, लेकिन तुम उन्हें ही चुनौती देना जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मेरे बताए छात्र निम्न श्रेणी के घरों में रहने वाले सबसे कमजोर छात्र है, नीरज ने गंभीर स्वर में कहा। जिसके जवाब में आकर्ष ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुरा दिया। नीरज ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि आकर्ष उसकी सलाह मानेगा। काउंटर के पास आने के बाद नीरज ने सामने बैठे मध्य अवस्था के आदमी को प्रणाम किया। प्रणाम आचार्य राजेश। नीरज को वहां पर देखकर मध्य अवस्था का व्यक्ति भी हल्का सा मुस्कुराया। आज यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं इतने लंबे समय के बाद आज तुमने किसी को चुनौती देने का फैसला तो नहीं किया? मध्य अवस्था के आदमी ने विनम्र स्वर में पूछा। दोनों की बातचीत से लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से काफी परिचित थे। मौर्यशिला आश्रम में 10 स्तरीय छात्र बहुत कम थे, इसलिए उनके विभाग में कार्यरत सारे आचार्य सभी छात्रों को अच्छी तरह से जानते थे। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर चुनौती देने के लिए ही आए हैं, लेकिन चुनौती मैं नहीं देने वाला, चुनौती आकर्ष देगा। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह अभी हाल फिलहाल में ही 10 स्तरीय छात्र की शिष्यशाला में आया है। नीरज ने आकर्ष की तरफ इशारा करते हुए उस मध्य अवस्था के आदमी से कहा। नीरज की बात सुनकर आचार्य राजेश ने एक पल के लिए आकर्ष की तरफ देखा। उनकी आंखों में कहीं पर भी आश्चर्य का भाव नहीं था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि आकर्ष वहां पर आएगा। तो तुम हो आकर्ष? आचार्य राजेश ने पूछा। जी। आकर्ष ने अभिवादन किया। आचार्य माधवन ने सूचित किया था कि तुम यहां पर आओगे, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहां पर आ जाओगे। चलो बताओ, तुम किस शिष्य को चुनौती देना चाहते हो? चुनौती देने से पहले तुम्हें प्रतिद्वंदी का नाम बताना होगा ताकि मैं उसका नाम दर्ज कर सकूं। आचार्य राजेश ने कहा। मैं किसी का नाम सोचकर नहीं आया। क्यों न आप ही मेरे लिए योग्य प्रतिद्वंदी चुन लें, आचार्य राजेश? आकर्ष ने जवाब दिया। यह सुनकर नीरज के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने तुरंत ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने जिन लोगों का नाम बताया था तुम उनका चयन करो। अगर तुम ऐसे ही आचार्य राजेश को चुनने को कहोगे तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है। उधर आचार्य राजेश के चेहरे पर भी मुस्कान अब थोड़ी फीकी पड़ चुकी थी। उनकी आंखों में भी हल्की सी गंभीरता आ चुकी थी। कुछ पल के लिए तो उन्होंने आकर्ष को ध्यान से देखा, फिर कहा, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रतिद्वंदी का चयन करूं? मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रतिद्वंदी का चयन किया तो मेरा चुना गया योद्धा तुम्हारी श्रेणी का सबसे ताकतवर योद्धा होगा। नहीं आचार्य राजेश, इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह तो बस। आचार्य राजेश की बात सुनकर नीरज ने तुरंत मामले को संभालने की कोशिश की, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आकर्ष ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, आप अपनी तरफ से किसी का भी चयन कर सकते हैं। बढ़िया। नौजवानों से यही उम्मीद होती है। अब जब तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही विश्वास है तो मैं तुम्हारे लिए योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में दिवेश का चयन करूंगा। आचार्य राजेश ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद वो ध्यान से आकर्ष की तरफ देखने लगे, जैसे उसके चेहरे के भाव पढ़ना चाहते हो, लेकिन उन्हें वह भाव देखने को नहीं मिले जिनकी उम्मीद वह कर रहे थे। लगता है आचार्य माधवन सही थे। यह लड़का सच में यहाँ पर सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आया है। आचार्य राजेश ने मन ही मन अपने आप से कहा। असल में आचार्य माधवन की तरफ से उन्हें कुछ समय पहले ही संदेश मिला था, जिसमें उन्होंने बताया था कि थोड़ी देर बाद उनके पास कोई आकर्ष नाम का योद्धा आएगा और उनके सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को चुनौती देने की कोशिश करेगा। उस स्थिति में आचार्य राजेश को आकर्ष की मदद करनी होगी। हालांकि आचार्य राजेश ने अभी तक आकर्ष की ताकत नहीं देखी थी, लेकिन उन्हें आचार्य माधवन पर पूरा विश्वास था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर दिवेश का चयन किया। इधर नीरज ने जैसे ही योद्धा का नाम सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आचार्य राजेश, आप सच में दिवेश का चयन करने वाले हैं? उसने थोड़े गंभीर स्वर में आचार्य राजेश से पूछा। इसको लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है नीरज। मुझे विश्वास है कि यह दिवेश को आसानी से संभाल लेगा। इसके अलावा मुझे यह भी लगता है कि आज के मुकाबले में तुम्हें कुछ दिलचस्प देखने को भी मिलेगा। आचार्य राजेश ने ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजकर नीरज से कहा। कुछ दिलचस्प देखने को मिलेगा? यह सुनकर नीरज फिर से स्तब्ध रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य राजेश आखिर किस बारे में बात कर रहे थे। ज्यादा मत सोचो, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें इसके साथ हमेशा दोस्ती बनाकर रखनी है। इससे आगे चलकर तुम्हें ही फायदा होगा। आचार्य राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस बार नीरज को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि आचार्य राजेश के कहने का मतलब क्या है। कहीं आचार्य के कहने का मतलब यह तो नहीं कि आकर्ष दिवेश से ज्यादा शक्तिशाली है? नीरज ने अपने आप से सवाल किया।
दिवेश 10 स्तरीय छात्रों के बीच सबसे शक्तिशाली योद्धा तो नहीं था, पर उसकी गिनती इस श्रेणी के शक्तिशाली योद्धाओं में होती थी। 10 स्तरीय शिष्यों की शिष्यशाला में अधिकांश शिष्यों को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि आज उनके आश्रम में नए शिष्यों की भर्ती हो रही है। और जिन्हें इस बारे में थोड़ा बहुत पता था, वह इस मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। वजह यह थी कि पिछले कई वर्षों से उनके 10 स्तरीय शिष्यों की श्रेणी में कोई भी नया शिष्य शामिल नहीं हुआ था। इसलिए अधिकांश को आज भी यही उम्मीद थी कि इस बार भी कोई नया शिष्य शामिल नहीं होगा। 10 स्तरीय शिष्यों की शिष्यशाला के एक निम्न श्रेणी के घर के भीतर इस समय दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर किसी जरूरी विषय पर बातचीत कर रहे थे। अब बस 50 साल की बात है, उसके बाद तो मैं मौर्य गुरुकुल का माध्यमिक शिष्य बन जाऊंगा। पहले व्यक्ति ने कहा। 50 साल? फिर तो मुझे और 50 साल इंतजार करना होगा, क्योंकि मुझे यहां से निकलने में अभी भी 100 साल का समय तो लग जाएगा। सामने बैठे दूसरे व्यक्ति ने कहा। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी ताकत जल्दी बढ़ाओ, पर उस समय तो तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब समझ में आया कि आश्रम अपने छात्रों को कितनी गंभीरता से लेता है। अच्छी बात यह है कि अभी भी तुम्हारे पास 100 साल का समय है। अगर इतने समय में एक माध्यमिक शिष्य का दर्जा हासिल नहीं कर पाए तो पक्का तुम्हें आश्रम से निकाल दिया जाएगा। पहले व्यक्ति ने कहा। यही तो असली समस्या है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने संसाधन खर्च करने के बाद आश्रम बाकी शिष्यों को मौका क्यों नहीं देता। मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। अब हमारी प्रतिभा कम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? दूसरे व्यक्ति ने कहा। आश्रम इसको लेकर कुछ भी नहीं कर सकता। यह बात तुम्हें भी पता है कि आश्रम की पूरी ताकत उसकी नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी में अगर कमजोर योद्धा शामिल हो गए तो आश्रम का पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ अच्छे और प्रतिभाशाली योद्धाओं का चयन किया जाता है। अब अगर उनके बीच तुम जगह नहीं बना पाए तो यह गलती तुम्हारी है, आश्रम की नहीं। पहले व्यक्ति ने कहा। यह मुझे भी पता है, लेकिन असली समस्या ताकत नहीं है, असली समस्या तो पहचान है। जो अच्छे घरों में बैठे हैं उनको जब तक हम हरा नहीं देंगे तब तक हमें अच्छे संसाधन प्राप्त नहीं होंगे, और उनको हराने के लिए पहले पहचान के मामले में उनसे बड़ा बनना होगा, जो इस जन्म में तो संभव नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा। भले ही दोनों के मत अलग अलग थे, लेकिन एक बात पर दोनों सहमत थे कि यह ऊंची पहचान वाले जब तक अच्छे घरों में बैठे हैं तब तक उनके लिए अच्छा स्थान हासिल कर पाना संभव नहीं है। दिवेश, आश्रम की शिष्यशाला में एक नया 10 स्तरीय छात्र आया है जो तुम्हें चुनौती देना चाहता है। नियम तुम्हें पहले से पता है। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। इतने समय में जवाब नहीं दिया तो तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा। दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज पहले व्यक्ति के कान में गूंजी। आवाज सुनते ही दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये तो आचार्य राजेश की आवाज है ना? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। हाँ, वही है। पहला व्यक्ति, जिसका नाम दिवेश था, उसने जवाब दिया। कोई तुम्हें चुनौती दे रहा है। चलकर देखना चाहिए कि नया छात्र है कौन। दूसरे व्यक्ति ने सुझाव दिया। इसके बाद दोनों तुरंत अपने स्थान से गायब हुए और विभाग की इमारत के पास आ गए। जब दोनों ने इमारत के भीतर प्रवेश किया तो वहां उन्हें 3 लोग दिखाई दिए। 2 चेहरे तो काफी जाने पहचाने थे, पर तीसरा चेहरा उनके लिए बिल्कुल नया था। यह पक्का वही होगा, दिवेश के साथी ने धीमी आवाज में कहा। अपने साथी की बात सुनने के बाद दिवेश धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ने लगा।
उसकी नजर आकर्ष पर थी। क्या यह वही शिष्य है? उसने आचार्य राजेश से पूछा। हाँ, यह वही है। नियम तुम्हें पहले से पता है। अच्छे से सोच लो कि मुकाबला कब करना है। आचार्य राजेश ने जवाब दिया। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी काफी लंबे समय से मैंने मुकाबला नहीं किया है। मैं आज ही मुकाबला करूंगा, दिवेश ने जवाब दिया। यह तो और भी अच्छी बात है। चलो फिर आज का मुकाबला विभाग के अखाड़े में ही करते हैं, आचार्य राजेश ने कहा। यह सुनकर दिवेश ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि आकर्ष की तरफ देखने लगा। स्वाभाविक रूप से उसे कोई आपत्ति नहीं थी कि मुकाबला कहां पर होता है। तुम आज मुकाबला करना चाहोगे? दिवेश ने आकर्ष से पूछा। बिल्कुल, आकर्ष ने बस एक शब्द का जवाब दिया। बढ़िया, दिवेश ने भी उत्साहित होते हुए कहा और फिर अखाड़े की तरफ बढ़ गया। जिस अखाड़े की वह लोग बात कर रहे थे, यह उनके विभाग की इमारत के ठीक पीछे था। दिवेश को वहां से जाते देख आकर्ष, आचार्य राजेश, नीरज और दिवेश का साथी भी अखाड़े की तरफ चल पड़े। इस समय कई सारे शिष्य अखाड़े के आसपास ही अभ्यास कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर दिवेश पर पड़ी जो अखाड़े की तरफ बढ़ रहा था, तो सबकी आंखें एक साथ चमक उठी। सबको समझ में आ गया कि आज कोई मुकाबला होने वाला है। शुरुआत में सिर्फ कुछ छात्र थे, लेकिन खबर को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा और खबर फैलते ही और लोग इकट्ठा होने लगे। यहां तक कि मध्य श्रेणी के घरों के कुछ छात्र भी तमाशा देखने वहां पहुंच गए। सबकी निगाहें उस समय हवा में आमने सामने खड़े आकर्ष और दिवेश पर टिकी हुई थीं। दिवेश को चुनौती दी किसने? नाम तो पता नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस काले रंग के कपड़े पहने शिष्य ने चुनौती दी है। सुना है कि वह आज ही 10 स्तरीय छात्र बना है। एक नया 10 स्तरीय छात्र आज ही आश्रम में शामिल हुआ और आज ही दिवेश को चुनौती दे दी। कहीं यह किसी बड़े परिवार का सदस्य तो नहीं? मुझे नहीं लगता। बड़े परिवार के सदस्य कब से चुनौती देने लगे? वह तो अपनी पहचान का इस्तेमाल करके घर पर कब्जा करते हैं। 2 संयोजित शक्तियों का संयोजन। 10 स्तरीय छात्रों और आचार्य राजेश के अलावा वह सभी आचार्य जो आसपास के क्षेत्र में मौजूद थे, वह भी इस मुकाबले को देखने के लिए वहां आ पहुंचे। लंबे हरे वस्त्र में एक मध्य अवस्था का आचार्य जो आश्रम के 10 स्तरीय छात्र विभाग की इमारत में काम किया करते थे, उन्होंने आते ही मुस्कुराहट के साथ पूछा। आचार्य राजेश, काफी लंबे समय बाद इस प्रकार का मुकाबला करवाया जा रहा है। आपके हिसाब से कौन इस मुकाबले को जीतेगा? सवाल सुनकर आचार्य राजेश ने दूसरे आचार्य की तरफ देखा। इन आचार्य का नाम आचार्य रजनीश था। आचार्य रजनीश, जहां तक मुझे पता है तो आपका दिवेश के साथ काफी करीबी रिश्ता है। आप जरूर उसी का समर्थन करने आए होंगे, आचार्य राजेश ने कहा। स्वाभाविक रूप से हर आचार्य के कोई ना कोई पसंदीदा छात्र होता था। उसी तरह आचार्य रजनीश का भी पसंदीदा छात्र दिवेश था। दिवेश की ताकत पर मुझे विश्वास है। आप अपना बताइए, आपके हिसाब से इस मुकाबले को कौन जीतेगा? आचार्य रजनीश ने फिर से पूछा। मैंने ना तो दिवेश को मुकाबला करते देखा है और ना ही आकर्ष को, इसलिए अभी के लिए कुछ नहीं कह सकता। यह तो मुकाबला शुरू होने के बाद पता चलेगा कि कौन जीत सकता है, आचार्य राजेश ने सीधा जवाब दिया। आचार्य रजनीश को समझ में आ गया कि उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला, इसलिए उन्होंने आगे सवाल नहीं किया। वह अखाड़े की तरफ देखने लगे। अखाड़े में दोनों योद्धा इस समय एक दूसरे के सामने आ चुके थे।
दिवेश थोड़ा अधीर नजर आ रहा था। शायद वह जल्दी से इस मुकाबले को पूरा करना चाह रहा था। मुकाबला शुरू करो, आचार्य राजेश ने घोषणा करते हुए कहा। घोषणा होते ही दिवेश के शरीर से ऊर्जाएं बाहर निकलना शुरू हो गई। उसके वस्त्र हवा में फड़फड़ाने लगे। स्विश, 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 स्विश। दिवेश ने अग्नि के सिद्धांत को समझ रखा था, इसलिए जैसे ही उसकी ऊर्जा सक्रिय हुई तो उसके चारों ओर आग की लपटें भड़क उठीं। भयंकर गर्मी की लहर पल भर में भीड़ तक पहुंच गई। दिवेश ने शुरुआत में ही अपनी शक्तियों के संयोजन का प्रयोग कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने खून की शक्ति का प्रयोग भी शुरू कर दिया। खून की शक्ति, ऐसे बड़े परिवार के सदस्य जिनका सीधा संबंध किसी सर्वशक्तिशाली योद्धा से होता था, वह अपने खून का प्रयोग करके अपनी शक्ति में कुछ समय के लिए वृद्धि कर सकते थे। हालांकि देवतल में यह बहुत ही प्रभावी तकनीक मानी जाती थी, लेकिन दिव्यतल जैसी जगह में जहां पर सर्वशक्तिशाली योद्धाओं को पूजा जाता था, वहां पर इस प्रकार की तकनीकें इतनी भी दुर्लभ नहीं थी। कुछ तो ऐसे भी थे जो बिना बड़े परिवार में शामिल हुए भी इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग कर सकते थे। जैसे ही दिवेश ने अपने खून की शक्ति का प्रयोग किया, आकर्ष को उसकी शक्ति में आ रहे परिवर्तन के बारे में तुरंत पता चल गया। असल में यह पहली बार नहीं था जब वह किसी ऐसे योद्धा का सामना कर रहा था जो खून की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। इससे पहले उसने वृषभ का सामना किया था और वह भी इसी प्रकार से अपनी खून की शक्ति का प्रयोग करता था। खून की शक्ति वैसे तो ताकत में वृद्धि कर देती थी, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी थी। इसको लगातार लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मुझे लगा था कि तुम कोई खास तकनीक का प्रयोग करोगे, लेकिन तुमने तो शुरुआत ही खून की तकनीक के साथ कर दी। चलो फिर देखते हैं तुम्हारी यह खून की शक्ति कितने समय तक तुम्हें बचा पाती है। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा और खुद को युद्ध के लिए तैयार करने लगा। जैसे ही उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को सक्रिय किया, भीड़ सहित सभी आचार्य और दिवेश भी एक पल के लिए हैरान रह गया। एक मध्यस्तरीय देव। यह एक मध्यस्तरीय देव है। भीड़ सहित दिवेश और सभी आचार्य आकर्ष की ताकत देखकर थोड़े चकित हुए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक मध्य स्तर का देव हो सकता है। एक मध्य स्तर का देव। तब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने आते ही दिवेश को मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। आचार्य रजनीश ने आचार्य राजेश की तरफ देखते हुए टिप्पणी की। आचार्य राजेश बस हल्का सा मुस्कुराए और फिर से अखाड़े की तरफ देखने लगे। उन्होंने इस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या हुआ अगर तुम एक मध्य स्तर के देव हो? मेरे खून की ताकत अभी तुमसे ज्यादा है। दिवेश ने मन ही मन अपने आप से कहा। वुश, वुश। दोनों योद्धा एक साथ ऊर्जा की तरंग में बदले और एक दूसरे का सामना करने के लिए आगे बढ़े। बैंग! एक भयंकर गर्जना के साथ दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से टकराई और दोनों कुछ कदम तक पीछे चले गए। इस छोटी सी टक्कर से दोनों पर कोई भी विशेष फर्क नहीं पड़ा। दोनों फिर से ऊर्जा की तरंग में बदले और एक दूसरे की तरफ बढ़े। पर इस बार दोनों ने सीधा एक दूसरे पर प्रहार नहीं किया, बल्कि अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। दोनों ऊर्जा की तरंग में बदलकर एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे थे जैसे तलवारें एक दूसरे से टकरा रही हो। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अधिकांश शिष्य तो उनके प्रहार भी नहीं देख पा रहे थे। इसी तरह से दोनों के बीच 2 मिनट तक लड़ाई चली। उसके बाद आकर्ष अचानक से अपने स्थान पर से गायब हुआ और आसमान में थोड़ी ऊंचाई पर आ गया। स्थानांतरण तकनीक। उसको गायब हुआ देखकर आचार्य रजनीश और बाकी कुछ योद्धाओं को तुरंत समझ में आ गया कि उसने अभी स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग किया है।
आचार्य रजनीश की नजर अपने आप आचार्य राजेश की तरफ घूम गई। आपको पहले से पता था कि उसके पास स्थान की तकनीक है ना? आचार्य रजनीश ने थोड़ी गंभीर स्वर में पूछा। नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि मैं आकर्ष की लड़ाई पहली बार देख रहा हूं। जब मैंने कभी इसको मुकाबला करते देखा ही नहीं तो मुझे यह कैसे पता होगा कि इसके पास कौन सी शक्ति है? आचार्य राजेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया और फिर से अखाड़े की तरफ देखने लगे। आचार्य रजनीश को तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अपने मन में उभर रहे सवालों को वो नजरअंदाज नहीं कर पाए। सच्चाई तो यह थी कि आकर्ष के पास स्थान की शक्ति देखकर उन्हें भी हैरानी हुई थी। इधर अखाड़े में जहां इतनी देर से दिवेश को विश्वास था कि वह आसानी से जीत सकता है, अब उसे अपनी ही ताकत पर संदेह होने लगा। उसने फिर से अग्नि की शक्ति का प्रयोग करके आकर्ष पर प्रहार किया और उसे नीचे जमीन पर लाने की कोशिश की। लेकिन आकर्ष ने अपनी स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग करके खुद को बड़ी ही आसानी से बचा लिया। दिवेश ने हार नहीं मानी, उसने फिर से प्रहार किया। लेकिन आकर्ष ने इस बार भी अपना बचाव कर लिया। अपने प्रहार को इस तरह से विफल हुआ देखकर दिवेश का पारा चढ़ने लगा। कायरों की तरह भाग क्या रहे हो? हिम्मत है तो नीचे आकर एक योद्धा की तरह मुकाबला करो, दिवेश ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। असल में उसके गुस्से का कारण कुछ और था। धीरे धीरे करके अब उसके खून की शक्ति का असर खत्म हो रहा था। अगर वह जल्दी ही आकर्ष से मुकाबला पूरा नहीं करता है तो उसकी खून की शक्ति का असर पूरी तरह से खत्म होने वाला था और उसके बाद वह इतना कमजोर होने वाला था कि आकर्ष काफी आसानी से उसे हरा सकता था। इसलिए वो उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह नीचे जमीन पर आकर एक योद्धा की तरह उससे मुकाबला करें। जहां तक मुझे पता है तो इस मुकाबले का ऐसा कोई भी नियम नहीं था जो यह कहता हो कि मुझे जमीन पर रहकर मुकाबला करना होगा, आकर्ष ने शांत स्वर में कहा। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए तुम्हें जमीन पर आना होगा क्योंकि मैं आसमान में नहीं आ सकता, दिवेश ने ठंडी स्वर में कहा। जानता हूं, तुम आसमान में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे खून की शक्ति का असर धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। अगर तुम आसमान में आए तो तुम्हें और ज्यादा शक्ति का प्रयोग करना होगा और उसके बाद कुछ ही क्षणों में तुम पूरी तरह कमजोर हो जाओगे, आकर्ष ने कहा। यह सुनकर दिवेश के चेहरे पर आश्चर्य का भाव भर आया। उसके मन में पहला सवाल यही आया कि आखिर आकर्ष को कैसे पता कि उसकी खून की शक्ति किस तरह से काम कर रही है। मुकाबला बराबरी पर होता है। मैं अपनी खून की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूं तो तुम्हारे पास भी तो अपने स्थान के सिद्धांत की शक्ति है। मेरे अग्नि के सिद्धांत से तो तुम्हारा सिद्धांत कई गुना बेहतर है। इसके बावजूद अगर तुम जमीन पर नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम मुझे मुकाबला करने से डर रहे हो। अगर ऐसा है तो हमें यह मुकाबला जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, दिवेश ने कहा। इस बार उसने शातिर चाल चली। तो तुम चाहते हो कि मैं जमीन पर आकर मुकाबला करूं? ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं, आकर्ष ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, उसने तुरंत अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग अपने स्थान के सिद्धांत की ऊर्जा के साथ किया। उसके ऐसा करते ही आसपास का वातावरण कांपने लगा। वह स्थान की शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया का आना तो संभावित था। इन सबके साथ उसने स्थान के सिद्धांत की शक्तियों के संयोजन का भी प्रयोग किया। पहले से संयोजित हुई दो तकनीकों को उसने फिर से संयोजित किया और उनकी ऊर्जा को आसपास के पूरे वातावरण में बिखेर दिया। अब वह सिर्फ स्थान के सिद्धांत तक सीमित नहीं रहा था, अपने आसपास के वातावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु उसके लिए अस्त्र बन चुकी थी।
उसने ऊर्जा के कणों को जगह जगह बिखेर दिया था, जिसका मतलब था कि वह जब चाहे, जिस दिशा से चाहे, जितने चाहे प्रहार कर सकता था। एक ही क्षण में आकाश में काले बादल उमड़ पड़े। अब उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। ऐसा करते ही ऊपर आसमान में बिजलियां चमकने लगी। आकाश में भयानक गर्जना गूंजी और 6 बिजली की तरंगे कड़कड़ाने लगी। देखते ही देखते उन सभी ने मिलकर एक बड़े से पिंजरे का निर्माण कर लिया। अद्भुत! आचार्य राजेश की आंखें अचानक से चमक उठी। इसी प्रकार के हमले को देखने के लिए तो वह इंतजार कर रहे थे। किसी भी योद्धा की असली क्षमता यह नहीं होती थी कि वह अपने किसी भी सिद्धांत का प्रयोग करके प्रहार कर सकता था। एक योद्धा की असली क्षमता तब दिखती थी जब वह अपने सिद्धांत का प्रयोग करके अलग अलग अस्त्र और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करके दुश्मन को कमजोर करने की कोशिश करता था। यह बताता था कि उसकी किसी भी सिद्धांत पर पकड़ कितनी मजबूत है। स्थान की शक्ति का प्रयोग करके आसपास के वातावरण को नियंत्रित करना, उसके बाद आसमान की ऊर्जा को एकत्रित करके बिजली का निर्माण करना और फिर उस बिजली से एक पिंजरे का निर्माण कर देना, यह साफ बता रहा था कि आकर्ष की अपने स्थान के सिद्धांत के प्रति समझ कितनी गहरी थी। इस समय पर तो दिवेश का पक्ष लेने वाले आचार्य रजनीश भी हैरान होकर ऊपर आसमान में मौजूद पिंजरे की तरफ देख रहे थे। यह कैसे संभव है? इसकी उम्र तो 2800 वर्ष से भी कम है। एक मध्य स्तरीय देव के रूप में इसकी तकनीकें इतनी आगे कैसे हो सकती है? आचार्य रजनीश ने खुद से सवाल किया। चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं, आकर्ष ने एक शांत मगर ठंडी आवाज में कहा। इसके तुरंत बाद उसने उस विशालकाय पिंजरे को सीधा दिवेश की तरफ उछाल दिया। इस दौरान उसने जितनी भी ऊर्जा को अखाड़े में फैलाया था, उन सबसे छोटी छोटी ऊर्जा तरंगों का निर्माण किया और उनका निशाना दिवेश की तरफ कर दिया। अब दिवेश चाहकर भी उस छोटे से स्थान से बाहर नहीं निकल सकता था। उसकी एक छोटी सी गलती उसे बुरी तरह से जख्मी कर सकती थी। रुको आकर्ष! ऐसे हमले को देखकर आचार्य राजेश के चेहरे का रंग भी बदल गया। बाकी सभी आचार्यों के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। आचार्य रजनीश बीच में आने वाले थे, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। बूम बूम बूम! बिजली का पिंजरा सीधा जाकर दिवेश के ऊपर गिरा। दिवेश को हालांकि इससे कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दिवेश को खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। बिजली के पिंजरे में बड़ी मात्रा में बिजली की तरंगों को दिवेश के शरीर पर फेंकना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही दिवेश बुरी तरह से जख्मी हो गया। मैं हार मानता हूं, बस रुक जाओ! दिवेश की दर्दभरी चीख पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। उसके हार स्वीकार करते ही आकर्ष ने अपनी ऊर्जा को वापस खींच लिया। इतना शक्तिशाली दिखने वाला पिंजरा एक ही पल में ऊर्जा की तरंगों में बदलकर गायब हो गया। वह सारी ऊर्जाएं जो अभी तक अखाड़े में फैली हुई थी, वह भी आप वापस आयाम में लौटने लगी। जब सब कुछ शांत हो गया, तब सभी की नजर दिवेश पर गई, जो अभी बहुत ही बुरी हालत में था। उसके कपड़े फट चुके थे। विस्फोट ने उसके बाल जला दिए थे, जिससे कई जगह उसका सिर गंजा दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। स्वोश! अचानक उसके शरीर से फिर आग की लपटें उठीं। उन लपटों ने उसके घावों को हल्के निशानों में बदल दिया। फिर उसने नए कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया। लेकिन जो बाल जल चुके थे, उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। हालांकि इतना जख्मी होने के बाद भी दिवेश आकर्ष पर गुस्सा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर आकर्ष चाहता तो उसे इससे भी ज्यादा जख्मी कर सकता था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक मध्य स्तरीय देव हो? दिवेश ने पूछा।
अगर उसे पहले पता होता कि आकर्ष मध्यस्तरीय देव है और उसके पास स्थान के सिद्धांत की इतनी भयंकर संयोजित शक्तियां हैं, तो वह चुनौती स्वीकार ही नहीं करता।